तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको टेक्स्ट बुक के नीचे दिया हुआ है, आंसर इन वन सेंटेंस, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बुक कीपिंग। अभी आपको टेक्स्ट बुक में बहुत से डेफिनेशन दी हुई है बुक कीपिंग की, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे J.R. बाटलीबोई की है, R.N. कार्टर की, या आप कुछ भी सिंपल वर्ड में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है, क्या लिखना है, तो ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन व्हाट इज मेंट बाय गुड्स। गुड्स यानी क्या। सो हियर द टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्केंटाइज कमोडिटीज आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर डील्स। अभी इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि गुड्स यानी क्या डिटेल में, जहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे फर्नीचर सेलर है, वो फर्नीचर में डील करता है, ट्रेड करता है, तो उसके लिए फर्नीचर ये गुड्स हो गया। मेडिसिन्स आर गुड्स फॉर द केमिस्ट, वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर। सो द टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्केंटाइज कमोडिटीज आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर deals, in which a trader trades. थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल यानी क्या, तो हम अगर सिंपल वर्ड में देखें तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर या प्रोपराइटर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वी कैन से द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है किसने, तो बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। और जो कैपिटल का फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लाइबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल। नेक्स्ट गिवन व्हाट इज ड्रॉइंग्स। तो जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं कैपिटल, और जो भी अमाउंट है या गुड्स है जो भी ओनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। सो द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, असेट्स एटसेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोपराइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, ये क्या हो गया, ड्रॉइंग। या फिर जो भी ओनर है उसने अपने घर का रेंट देने के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला है, उसे बोलेंगे ड्रॉइंग। और इफ ही विड्रॉ सम मनी फॉर पेइंग हिज ओन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल मोबाइल बिल, तो उसे बोलेंगे ड्रॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गुडविल। गुडविल यानी क्या। सो गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Goodwill is the reputation of business expressed in terms of money. It is an intangible asset. जैसे बाकी की एसेट है मशीन, फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर, उसे हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या है, टेंजिबल एसेट है। एंड गुडविल है वो क्या है, इनटेंजिबल एसेट है, वी कांट टच इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में, गिव द वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक वर्ड में आंसर देना है। जैसे आंसर इन वन सेंटेंस में आपको फुल सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपल एक वर्ड में आप आंसर दे सकते हो। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिंपल सिर्फ आंसर लिखना है, बुक कीपिंग। सेकेंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, जस्ट हमने देखा, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, तो बिजनेस है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे पर्सन जिसको बिजनेस पैसा देने वाला है, अमाउंट उसे पेएबल है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ओके से स्टूडेंट, अगर ये कंसेप्ट आपको थोड़ा भी डाउट है, कैपिटल, ड्रॉइंग, डेप्टर, क्रेडिटर, सो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे जाओ, और जो 11th के लिए अकाउंट की प्लेलिस्ट है तो उसमें ये सब कंसेप्ट क्लियर है, और ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज योर बेस फॉर अकाउंट।
सो पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल इज क्रेडिटर, और जिसके पास से पैसा मिलने वाला है, पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, उसे बोलते हैं डेप्टर. फोर्थ वन, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स, सिंपल ट्रांजेक्शन, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, अगर खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, आमदनी कम है, तो क्या हो गया, लॉस. और उसका अपोजिट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट. ऐसे बहुत से है गिव वन वर्ड टर्म और फ्रेज. हम यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए वही हम देख रहे हैं. सिक्स्थ वन, अ पर्सन हुज असेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशंस, तो जिसके असेट सफिशिएंट है टू मीट ऑल हिज ऑब्लिगेशन, तो उसे क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट पर्सन. और उसका अपोजिट है इंसॉल्वेंट, हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट, जिसकी लाइबिलिटीज कर्जा ज्यादा है, उसके असेट प्रॉपर्टी से ज्यादा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन. और अगर असेट सफिशिएंट है टू मीट हिज लाइबिलिटीज, तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन. सेवेंथ वन, बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन. बुक कीपिंग के जो हमने मेरिट्स देखे, उसके यूज, तो बुक कीपिंग की वजह से हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं. जो भी बुक कीपिंग प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, वो बिजनेसमैन को यूज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग. 8.1 प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर, तो दैट इज असेट. 9th, अभी असेट में भी बहुत टाइप्स है, असेट के ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं. सो द असेट विच रिमेन्ड इन द बिजनेस फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, सो उसे क्या बोला जाता है, करंट असेट. शॉर्ट पीरियड के लिए जो रहते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, तो उसे बोलते हैं करंट असेट. और उसका अपोजिट है फिक्स असेट, जो लंबे समय तक बिजनेस में रहता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, they all are the assets which give long term benefit to the business, जो है फिक्स असेट. और करंट असेट यहाँ पे हमने देखा. नेक्स्ट 10th, अलाउंस which is given on catalog price of goods, that is known as trade discount. अलाउंस जो कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है, that is known as trade discount. Next, question 3rd, select the most appropriate alternative. So first one, surplus of income over expenses is, just हमने देखा. सी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत यहाँ वहाँ सब रिपीट होते हैं. सो जो अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड, इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. सिंपल है, जिसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे तो क्या बोलेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली. सो सी ऑप्शन, कैश. थर्ड वन, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर इज नोन एज. कस्टमर जिनको क्रेडिट पे सेल किया हुआ है और उनके पास से पैसा मिलने वाला है, और जो नहीं मिलने वाला है, अगर किसी कारण से, जैसे जो भी कस्टमर है उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट्स है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास से पैसा हम रिकवर नहीं कर पा रहे, बिजनेस रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो वो अमाउंट को क्या बोला जाता है, बैड डेब्ट्स. फोर्थ वन, अकाउंट मस्ट बी ऑनेस्टली prepared and they must disclose all material information is known as disclosure concept. से स्टूडेंट, ये सभी कंसेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है सेपरेट वीडियो में. सेपरेट वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन किए क्योंकि ईच कंसेप्ट, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, disclosure concept है, all concepts are very important, so go through that video also. Fifth one, a commodity in which a trader deals is known as goods, just previous question में हमने देखा. Sixth one, dash means a reputation of a business valued in terms of money, that is known as goodwill. Goodwill means a reputation of business which is valued in terms of money. बाकी के ऑप्शन दिए हुए ट्रेडमार्क, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, सो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएंगे. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू डैश
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सो हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, तो उसमें से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है प्रेजेंट फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो आपको ये टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, inventories in general should be valued at lower of historical cost and net realizable cost। तो आपको क्लास 11 में सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए है। ओके। 8.1 immediate recognition of loss is supported by principle of conservatism। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म जो मैंने बताया सभी कंसेप्ट उसमें है। तो जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट रहता है उसके हिसाब से क्या रहता है, वाइल रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब रिकॉर्ड की जाती है, बिजनेसमैन हैव टू एंटिसिपेट फॉर लॉसेस, फॉर ऑल पॉसिबल फॉर लॉसेस, बट नॉट टू एंटिसिपेट प्रॉफिट। ओके, अगर थोड़ा भी लगता है ये लॉस होने वाला है तो वो रिकॉर्ड करना है। इट इज फॉर प्लेइंग, इट्स लाइक प्लेइंग सेफ पॉलिसी। 9th one, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन। आगे जाके जो जर्नल एंट्री देखेंगे हम, तो उसमें जर्नल एंट्री में जो एक्सप्लेनेशन हर एक एंट्री के नीचे किया जाता है शॉर्ट में, उसे बोलते हैं नरेशन। 10th, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज टर्म्ड एज ट्रांजेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। यहाँ पे आपको रीजन भी बताना है। फर्स्ट वन, bookkeeping and accounting are one and the same thing। of course not, हमने ऑलरेडी दोनों का डिस्टिंग्विश देखा हुआ है डिटेल में। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों क्या है, अलग अलग है, दे बोथ आर डिफरेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका रीजन हम देखते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट वन एंड सेम थिंग। बुक कीपिंग मीन्स इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स, whereas accounting refers to analysis and interpretation of bookkeeping records। bookkeeping is a part of accounting। so students, अगर आपने डिटेल में अगर आपको जानना है इन दोनों का डिफरेंस, then go for that video। second one, conservatism means to follow safe side। yes, this statement is true। as per conservatism concept, always consider probable loss and avoid probable profit। so we can say that conservatism means to follow safe। third one, the double entry system is based on dual aspect concept। so this statement is true। double entry system में dual aspect दोनों साइड देखे जाते हैं, one is debit side, one is credit side। so student, यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ हर एक कंसेप्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देख रहे हैं। सो एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इन एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक जो ट्रांजेक्शन है, एवरी डेबिट हैज इट्स करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट इफेक्ट। दोनों साइड की अमाउंट भी सेम रहती है। सो करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट इफेक्ट विच इज द बेसिस ऑफ द एंटायर डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे मशीनरी परचेस फॉर कैश, सो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी credited with the same amount। so the double entry system is based on a dual aspect concept। next, bank overdraft is an asset of the business। no, से बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है, यानी जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें 2000 है तो हम मैक्सिमम 2000 ही निकाल सकते हैं। बट करंट अकाउंट होल्डर्स, उन्होंने जो पहले भी जितनी भी लिमिट डिसाइड की है तो उतना पैसा वहां तक वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उनके अकाउंट में पैसा ना भी हो तो उसे क्या बोला जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। पर नहीं है पैसा और विड्रॉ किया है तो आज नहीं तो कल तो वो बैंक को देना ही है इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, कर्जा हो गया। सो
This statement is false. The amount withdrawn by the current account holder in excess of balance in his current account up to a predetermined limit, जो लिमिट डिसाइड किया जाता है बाय द बैंक on the basis of security offered, is called as a bank overdraft. So it is a kind of a temporary loan given by the bank to current account holder. So ये क्या हो गई, liability हो गई business के लिए. Fifth one, solvent person is a person whose assets are more than his liabilities. Yes, this statement is true. If a person's assets are more than his liabilities or equal to his liabilities, he is called as a solvent person. Sixth one, cash discount does not appear in the books of account. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है वो नहीं अकाउंट में आता है, पर कैश डिस्काउंट आता है. सो फॉर इट व्हाट इट इज, कैश डिस्काउंट फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ द प्रॉम्प्ट पेमेंट, सेलर अलाउज सम डिस्काउंट टू देयर बायर्स. इट इज एन एक्सपेंस फॉर द सेलर, क्योंकि उसे कम पैसा मिलेगा. 100 रुपीज मिलना है तो वो बोलता है चलो 90 रुपीज दे दो, 10 रुपीज हम कैश डिस्काउंट देते. सो इट इज अ लॉस एक्सपेंस फॉर द सेलर. So cash discount as an expense will appear in the books of account. Seventh one, a transaction is concerned with money or money's worth. Yes, this is true. Exchange of goods and service between two person or parties for money or money's worth is known as transaction. Therefore, a transaction is concerned with money or money's worth. Accounting is the language of business. Yes, true. Accounting means what? Accounting means how you record, classify or analyze all the business transactions, which suggests that accounting is the language of business. Ninth one, in earlier times of civilization, accounting was done by owners. No, this statement is false, because in earlier times of civilization also, accounting was done by agents who manage the properties of wealthy people. जैसे अभी बिजनेस में जैसे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है, सीए को अपॉइंट किया जाता है, वैसे ही पहले भी एजेंट्स थे who manage the properties of wealthy people. They prepare accounts periodically for the owner's property. So we can say accounting was not done by owners. 10th one, bookkeeping is useful to find out all tax liabilities. Yes, it is true. अगर प्रॉपरली सभी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तभी पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इनकम है. सो इट इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लाइबिलिटीज. सो टू फाइंड आउट टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन इज यूजफुल, विच इज पॉसिबल ओनली इन बुक कीपिंग. नाउ डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सो यहाँ पे आपको रीजन नहीं बताना है जैसे ट्रू और फॉल्स में था, सिर्फ आपको एग्री या डिसएग्री. अगर वो स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगती है तो आप बोलोगे एग्री, करेक्ट नहीं लगती है तो आप बोलोगे डिसएग्री. फर्स्ट वन, अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली एंड ओनली टू द ओनर्स. नो, सिर्फ ओनर को यूजफुल है क्या अकाउंटिंग? नो, इट इज यूजफुल टू many people, like it is useful to investors, it is useful to again government organization also, bank also, customers also, investors, lenders. So statement के आंसर आएगा disagree. Bookkeeping is an art science. Yes, it is an art as well as science. So agree. Bills payable is an asset of the business. No. सो आंसर क्या आएगा? डिसएग्री, क्योंकि जो बिल्स रिसीवेबल रहता है वो असेट रहता है. बिल पेएबल यानी हमें किसी को पैसे देने हैं, हम तुरंत पैसे नहीं दे रहे, तो हम एक बिल हम एक्सेप्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये पैसा हम आपको देंगे, तो वो असेट नहीं हुई, वो क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई. नेक्स्ट वन, इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड. नो, डिसएग्री. हमने अभी तक देखा कि सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. सो आंसर क्या है? डिसएग्री. द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर फिक्स्ड असेट. यस, एग्री. और जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वो उसे क्या बोलते हैं? करंट असेट.
totaling of journal or ledger is called as casting? Yes. So answer is agree. Complete the following statements. Complete the following sentences. First, revenue arising as a result of business transaction is known as, so it is known as income. Second, excess of gross profit over operating expenses is, it is operating profit. An expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. ये हमने एक्सपेंडिचर में देखा, जैसे हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल में नहीं एग्जॉस्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? deferred revenue expenditure. Fourth one, the amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale is, it is known as trade discount. And a person to whom business owes money for the goods or service is known as creditor. जिसको पैसा देना है, business owes money to them, so creditor. Okay, so student, यहाँ पे हमने फर्स्ट जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज देखा. थैंक यू स्टूडेंट्स.